गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 के साइंस में दूसरे यूनिट अम्ल क्षार लवण का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहली हेडिंग है हमारी सूचक। सूचक क्या होता है? तो सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, जो अनुमापन के अंत बिंदु को बताते हैं और जिनका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है, वह कहलाते हैं सूचक। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधयुक्त सूचक और सार्वत्रिक सूचक। तो सूचक जो होते हैं, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि वह अम्ल जो विलयन है वह अम्लीय है या क्षारीय है। जब सूचक को अम्लीय या क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो वह अपना रंग बदल लेता है और यह रंग परिवर्तन ही उसमें अम्ल या क्षार की उपस्थिति का क्या करता है? पता देता है। जैसे सूचक का काम कौन करते? जैसे लिटमस पेपर हो गया, ठीक, फिनाइलएथलीन हो गया, मिथिल ऑरेंज हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? सूचक को। अब लिटमस पेपर क्या होता है? तो यह जो लिटमस पेपर होता है यह एक सामान्य सूचक होता है जो कि लाल और नीले रंग में पाया जाता है। किस कलर में पाया जाता है? लाल और नीले रंग में पाया जाता है। अम्लीय विलयन में यह लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में यह नीला हो जाता है। फिनाइलएथलीन जो होता है यह एक रसायन होता है जो अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है। अम्लीय विलयन में क्या हो जाता है? रंगहीन, और क्षारीय विलयन में यह गुलाबी कलर का हो जाता है। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज या मिथिल ऑरेंज क्या होता है? तो यह भी एक रसायन है जो अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में यह पीला कलर हो जाता है। और हल्दी को तो हम जानते ही हैं। हल्दी जो है ये हमारा कैसा सूचक है? ये हमारा प्राकृतिक सूचक है। सूचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरा संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे हल्दी, ठीक है, लिटमस, गुड़हल के फूल, ये सब हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। और जो संश्लेषित सूचक होते हैं जो इनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है, जैसे फिनाइलएथलीन हो गया, मिथिल ऑरेंज हो गया। सूचक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो सूचक का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के रसायनों की अम्लता और क्षारीयता को निर्धारित करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करना, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का परीक्षण करना, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने 4 पार्ट बना दिए हैं। यहाँ पे एक तरफ सूचक है, दूसरी तरफ इसका पीएच रेंज है, अम्लीय माध्यम में इसका रंग कैसा होगा और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होगा। तो जो सूचक फिनाइलएथलीन है उसका जो पीएच होता है वह 8.4 से 10 तक होता है। अम्लीय माध्यम में तो इसका कोई कलर नहीं होता, चेंज नहीं होता, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये क्या होता है? गुलाबी कलर या लाल कलर का होता है। मिथिल ऑरेंज है, इसका जो पीएच परास होता है, पीएच रेंज, वह 3.1 से 4.4 के बीच होता है। अम्लीय माध्यम में यह लाल रंग का और क्षारीय माध्यम में ये पीले कलर का होता है। लिटमस, इसका पीएच जो है वह 5 से 6 तक होता है। अम्लीय माध्यम में ये लाल रंग का और क्षारीय माध्यम में ये नीले रंग का होता है। हल्दी क्या है? इसका पीएच 7.4 से 8.6 होती है। अम्लीय माध्यम में ये क्या होती है? पीले कलर की, और क्षारीय माध्यम में यह लाल हो जाती है। अगला हेडिंग है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीएच मान। पीएच मान क्या होता है? तो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रबलता को पहचानने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सारेंसन। उन्होंने एक पैमाना दिया जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। इस पैमाने में उन्होंने कहा कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच मान कहते हैं। तो pH = -log H+, ठीक है, -log H+ होता है, और जब ये लॉगरिथम हटता है तो H+ हो जाता है 10⁻⁻ pH। अब यहाँ देखिए ये pH स्केल दिया है जो कि 0 से 14 तक का इसमें पैमाना होता है। 7 जो होता है उसे उदासीन कहते हैं। 7 से कम मतलब 0 से 7 तक जो होता है वो अम्लीय को दर्शाता है,
और 7 से मतलब 8 से 14 तक जो होता है वो क्षारीय को दर्शाता है। जैसे जैसे इधर यह डायरेक्शन 6, 4, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से बढ़ती जाएगी, उसकी अम्लीय प्रबलता भी क्या होगी, अधिक होगी। और जैसे जैसे 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे क्षार का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी क्षारीय प्रबलता भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ेगी। तो पीएच क्या होता है? पीएच मान यह किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने की एक विधि होती है, जिसमें 0 से 14 तक के पैमाने पर मापा जाता है। ठीक, 7 का मतलब होता है उदासीन, 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय, और अगर 7 से अधिक है पीएच मान तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। अब दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है? तो सबसे पहले पौधों और जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। सजीवों के शरीर के लिए सबसे अनुकूल जो पीएच मान होती है वह 7 से 7.8 तक होती है। वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6, ठीक है, से कम होता है तो वर्षा अम्लीय होती है, और यह अम्लीय वर्षा जो होती है यह सजीवों के लिए क्या होती है, हानिकारक। तो इस तरीके से जो है पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं पौधे और जंतु। मिट्टी का जो पीएच होता है, जैसे पौधे या फसल जो होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर मिट्टी के पीएच मान का भी निर्धारण किया जाता है। अब मिट्टी के लिए जो पीएच मान होती है वह 5.5 से 7.5 तक की रेंज का होता है। इससे कम या अधिक मान अगर है मिट्टी का तो वह पौधों की पैदावार के लिए क्या होता है, सही नहीं होता है, या पौधे के जो है पौधे का विकास भी रुक जाएगा, वह स्वस्थ नहीं रहेगा। तो मिट्टी की जो पीएच होती है वो सबसे बढ़िया है 5.5 से 7.5 तक। पाचन तंत्र का पीएच, इसका भी क्या इफेक्ट हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है पीएच का? तो अमाशय में जो हम जानते हैं कि जो हमारे अमाशय में HCl उपस्थित होता है, जिसके कारण पीएच का मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और जो पाचन के लिए क्या है, आवश्यक भी होता है। और जब यही पीएच मान अधिक हो जाता है, मतलब जब हमारा जो पेट है वह HCl की अधिक मात्रा उत्पन्न करता है, तो इस कंडीशन में अपच की स्थिति पैदा हो जाती है। तो पाचन तंत्र में जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 7 से कम। पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय भी होता है। ठीक, जैसे हम भोजन करते हैं तो वह भोजन जो होता है वो हमारे दांतों के बीच क्या हो जाता है, फंस जाता है। जैसे रात में हम ब्रश करते नहीं, मान लीजिए, तो दांतों के बीच वो भोजन फंस गया, सड़ेगा, सड़ने से उसके पीएच मान की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जब उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांत का जो इनेमिल है, जो हमारे दांतों की क्या करता है, रक्षा करता है, वह क्या होगा, नष्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारा दांत भी क्या होगा, वो भी धीरे धीरे उसका भी क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जो दांतों का इनेमल होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से जो बना होता है, वह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में भी नहीं घुलता। इसकी मुंह का जो मतलब मुंह में जो इसकी पीएच का मान होता है वो 5.5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 5.5 होना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो वो क्या होगा, संक्षारित होगा। और जब संक्षारित होगा तो उसमें, और संक्षारित होता किसी कारण है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे कारण ये अम्ल पैदा करते हैं, और यही अम्ल क्या करते हैं, उसके पीएच मान को कम करते हैं। अब अगली हेडिंग आती है हमारी लवण। लवण को हम साल्ट कहते हैं। लवण कैसे बनता है, तो जब हम अम्ल और क्षार का रिएक्शन करवाते हैं, मतलब जब किसी अम्ल में हम क्षार को उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा उसका क्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है। ठीक, मतलब जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया में जो आयनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अब जैसे NaCl हमारा लवण है, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। जब इसका हम आयनन करते हैं, आयनन कब होता है, जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये आयनों में टूटता है, उसी को हम आयनों में टूटना, आयनन या वियोजन कहलाता है। तो ये 2 आयनों में टूटता है, एक Na+ और दूसरा क्लोरीन माइनस। Na+ हम इसको धनायन कहते हैं, और क्लोरीन जो होता है वो ऋणायन का काम करता है। तो जो प्लस वाला होता है उसे हम कहते हैं क्षारीय मूलक, और जो माइनस वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक।
तो जो लवण हमारा होता है यह ऐसा यौगिक होता है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयनों द्वारा विस्थापित करके बनता है। क्या हम कह सकते हैं कि लवण हमारा जो है वह अम्ल तथा क्षारक के बीच एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारा NaCl लवण प्राप्त हुआ और हमें जल प्राप्त हुआ। अब यहाँ कुछ लवणों के निर्माण दे रखे हैं, जैसे साधारण नमक जिसका NaCl हम कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, अणुसूत्र है NaCl। कैसे बनता है? HCl व NOH की उदासीनीकरण अभिक्रिया से यह प्राप्त होता है। गुण क्या है इसका? यह एक उदासीन लवण होता है। यह निम्न उपयोगी पदार्थ का निर्माण NaCl से होता है: सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण। इसका दूसरा नाम है खनिज नमक भी। साधारण नमक को हम खनिज नमक भी कहते हैं। ठीक, आगे हमारा दूसरा है दाहक सोडा, जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, अणुसूत्र इसका NaOH है। इसके बनाने की विधि क्या है? तो NaCl के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, अब देखो यहाँ NaCl है, हमने इसके 2 अणु ले लिए। ठीक, 2H2O, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये दोनों सोडियम इन दोनों हाइड्रोक्साइड से क्या कर लिए? क्रिया करके जुड़ गए तो 2NaOH बनाए, और ये 2 हाइड्रोजन इन दोनों क्लोरीन से करके ये दोनों अलग हुए तो ये Cl2 और ये H2। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया जो है जलीय विलयन में करा के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम धातुओं से ग्रीज हटाने में करते हैं, साबुन, अपमार्जक, कागज और कृत्रिम फाइबर बनाने में करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक क्या नाम है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट नाम है, जिसे हम क्लोरेट ऑफ लाइम भी कहते हैं, क्लोराइट ऑफ लाइम या क्लोरीनोट लाइम भी कहते हैं। इसका फार्मूला है CaOCl2। इसकी निर्माण विधि क्या है? तो जब हम बुझे चूने पर Cl2 की क्रिया कराते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है, और इस क्रिया को हम हाइजन क्लेवर या बैचमैन विधि कहते हैं। तो जब CaOH का होल्टवाइज प्लम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, इसे मतलब गर्म करते हैं, तो ये जो है CaO इस Cl2 के साथ क्रिया करके अलग हो जाता है, और ये जो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है ये मिलकर H2O बना देते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो कपड़े, लकड़ी, कागज, चमड़े का रंग उड़ाने में करते हैं। ठीक है, पेयजल के शोधन में करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, और चीनी को सफ़ेद करने में। अगला है खाने का सोडा, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इस नाम से ज़्यादा फेमस है। फार्मूला है इसका NaCO3। तो ये कैसे प्राप्त होता है? तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो भोजन के रूप में, अम्लीयता दूर करने में, और दूध को फटने से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो है इसका साधारण नाम हम कहते हैं इसको सोडा ऐश। इसको साधारण नाम के तौर पे हम सोडा ऐश कहते हैं या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो Na2CO3 × 10H2O है। इसको बनाने की विधि क्या है? तो हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? गर्म करके उस पर Na2CO3 प्राप्त करते हैं, और जिसके जलीय विलयन का हम क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा प्राप्त करते हैं। तो ये है इसका रासायनिक इक्वेशन। इसका उपयोग हम कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में, कांच, कागज, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डिटर्जेंट पाउडर बनाने में करते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP कहते हैं शॉर्ट में, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला है इसका CaSO4 × ½ H2O या 2CaSO4 × H2O। इसकी विधि क्या है? तो हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं,
तो जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 × 2H2O। इसको 373 केल्विन पर हमने गर्म किया और गर्म करके हमें जो है POP प्राप्त होता है और H2O भी प्राप्त होता है, जो कि वाष्प बन के उड़ जाता है। इसका उपयोग हम टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, मूर्तियाँ, खिलौने, चाक बनाने में, दंत चिकित्सा में, वाल पुट्टी में और आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक टॉपिक हमारा आता है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो एक अणु के साथ उपस्थित जल के अणुओं की जो संख्या होती है, एक अणु के साथ उपस्थित जल के जो अणुओं की संख्या होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। जैसे कॉपर सल्फेट, यहाँ देखो जल के एक अणुओं, यहाँ पे एक अणु आपका है CuSO4 और इसके साथ जल के कितने अणु हैं? 5। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम क्रिस्टलन जल। ठीक है, यहाँ Na2CO3 के एक अणु है और इसके साथ H2O के कितने अणु हैं? 10। तो ये कहलाता है क्रिस्टलन जल। मतलब जब एक अणु के साथ उपस्थित जल के जो अणुओं की संख्या होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो ये अम्ल क्षार लवण का पूरा वीडियो हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों का विवरण और उसको सॉल्व भी करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स।